नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन। स्वागत कलाम अकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर। दोस्तों, हम बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन के अवयव उनसे संबंधित चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज अपन जो मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनसे संबंधित चर्चाएं करने वाले हैं कि खनिज तत्व हमारे शरीर के अंदर कितने होते हैं, अर्थात जो खनिज लवण हैं, साल्ट्स हैं, वो कितने होते हैं, क्या कार्य करते हैं खनिज लवण, साल्ट्स या मिनरल्स। तो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर इन पोषक तत्वों में लगभग 24 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो मानव शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व मानव शरीर में जो साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, उनकी लगभग 24 प्रकार के तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। कितने प्रकार के होने चाहिए? 24 प्रकार के। आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन होता है। आपको पूछा जाए कि हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो धातु तत्व, मेटल एलिमेंट पूछ लिया जाए तब आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम। तो कैल्शियम धातु तत्वों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यदि आपसे पूछने का तरीका हो कि हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पाया जाने वाला घटक, सर्वाधिक पाया जाने वाला घटक, आपको घटक पूछे या यौगिक पूछे तब आपको आंसर करके आना है पानी। देखिए, पानी H2O जिसका सूत्र होता है, ये H2O यौगिक का उदाहरण है। H2O किसका उदाहरण है? यौगिक का। ये बात अभी रीट 2021 के पेपर के अंदर ही पूछी गई थी कि पानी किसका उदाहरण है, तो यौगिक का उदाहरण है। घटक शब्द देगा इसके लिए पूछेगा तो हमारे शरीर का जो भार है, उस भार में लगभग 70-75% पानी की मात्रा होती है। कम से कम हमारी कोशिका के सही कार्य करने के लिए, कोशिका की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी और एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता को बनाए रखने के लिए कम से कम 70% पानी तो होना ही होना चाहिए। यदि उससे कम होता है तो हमारे शरीर के अंदर कोशिका की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला घटक पूछे तो पानी, और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व पूछे तो कैल्शियम, और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व पूछे तो ऑक्सीजन होता है। और हमारे शरीर के को चलाने के लिए हमें लगभग 24 मिनरल्स या साल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन मिनरल्स में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर, ये मिनरल्स करते क्या हैं? अलग अलग तरीके की क्रियाओं में भाग लेते हैं। एक मोटा सा यदि आंकड़े लें तो खनिज तत्वों का कार्य देखें तो इनका मेन काम होता है हमारे शरीर का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान रखना। शरीर का निर्माणकारी घटक होते हैं ये निर्माणकारी घटक। तो हमारे शरीर का क्या होते हैं भाई? ये निर्माणकारी घटक होते हैं, निर्माणकारी अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इनका काम होता है शरीर का नियंत्रण करना। ये शारीरिक क्रियाओं में नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो शारीरिक क्रियाओं का ये नियंत्रण करते हैं, ये रेगुलेशन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये रेगुलेशन का कार्य करते हैं और ये नियंत्रण का कार्य करते हैं। अपने शरीर के अंदर ये विभिन्न हार्मोन
हार्मोन या एंजाइम्स में उपस्थित होते हैं। ये हार्मोन्स में भी पाए जाते हैं, हार्मोन व एंजाइम में उपस्थित होते हैं। हार्मोन्स में उपस्थित होते हैं, एंजाइम में उपस्थित होते हैं। जैसे कि इंसुलिन के निर्माण के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन के निर्माण के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, और इंसुलिन तब बनेगा जब उसके शरीर के अंदर जिंक की पर्याप्त मात्रा में हो। एंजाइम है, तो एंजाइम में जैसे कि मान लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है उसमें भी ये जिंक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही नाइट्रोजनेज एंजाइम है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, तो उसके अंदर भी कौन सी? ये मोलिब्डेनम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर कुछ एंजाइम और हार्मोन्स इनके निर्माण के भी मुख्य घटक होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं चलती हैं उन उपापचयी क्रियाओं में भी भाग लेते हैं, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन सी क्रियाओं में? उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, ये ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं क्या? नहीं। तो हमारे शरीर में ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तो ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऊर्जा के अलावा जो शरीर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड होते हैं, ये हमारे शरीर के निर्माणकारी घटक होते हैं, हमारे शरीर में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, हार्मोन एंजाइम के निर्माण में भाग लेते हैं, ये उपापचयी क्रियाओं में भी भाग लेते हैं। और इनकी हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग कितने होते हैं? 24 प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर निर्माणकारी घटक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे अपन ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हमारे शरीर में बहुत मेजर मात्रा में होते हैं। हमारे शरीर के जीव द्रव्य जो होता है, शरीर का निर्माणकारी घटक होता है, उसका लगभग 90% से भी ज़्यादा भाग इन तत्वों की वजह से होता है। और धातुओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम। अब देखते हैं कि जो अलग अलग तत्व हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनसे संबंधित चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। कैल्शियम का प्रतीक क्या है? Ca है। और कैल्शियम किस में मिलेगा? दूध है, अंडे है, हरी सब्जी, ये दूध में मिलेगा। किस में मिलेगा? दूध में मिलेगा। ये अंडे में मिलेगा, अंडे में। ये हरी भरी सब्जियों के अंदर मिलता है। तो दूध है, अंडा है, हरी सब्जी, इनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में होता है। दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे के वृद्धि विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है, तो उसे बाकी के पोषक तत्वों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कैल्शियम का कार्य होता है हमारे हड्डी दांतों को मजबूत बनाना। इसका काम क्या है भाई? हमारे जो हड्डी हैं या दांत हैं उनको मजबूत बनाने का काम करता है। तो हड्डी और दांतों के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये कैल्शियम होता है। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों के अंदर छेद होने लग जाते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दांत टूटने लग जाते हैं, जिसे डेंटल डीके कहते हैं। तो हड्डी और दांतों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम हड्डी दांतों को मजबूत बनाता है। इसी का काम होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। क्या बनवाता है ये? रक्त का थक्का बनाने में भी सहायता करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में क्या करेगा? सहायक होता है ये। यदि किसी के व्यक्ति के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो उसके शरीर में जल्दी से रक्त का थक्का नहीं बनता। लंबे टाइम तक ब्लड लॉस होता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, जिससे हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम मांसपेशी जो होती हैं अपने शरीर के अंदर, मांसपेशी मसल्स होती हैं, उन मांसपेशियों में संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। मांसपेशियों में क्या करवाता है? संकुचन। तो हमारी मांसपेशियों में संकुचन में सहायता कौन करवाता है? ये कैल्शियम करवाता है। यदि किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो मांसपेशियों में
ऐंठन होती है या मांसपेशियां दर्द करने लग जाती हैं या अपन नॉर्मल भाषा में बाएंटे बोलते हैं, टॉर्सन्स हो जाते हैं या हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा हड्डी दांत मजबूत बनाने में काम करते हैं। ये हमारी हड्डी दांतों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा जो तत्व है इम्पोर्टेंट वो है आयरन। कौन सा होता है? आयरन। आयरन यानी कि फेरस जिसे कहते हैं आयरन। तो आयरन, देखिए आयरन के स्रोत की बात करें तो ये हरी भरी चीज़ों के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये हरी भरी सब्जियों में होता है, गुड़ के अंदर होता है, गाजर के अंदर होता है, ये अंडे के अंदर होता है। तो ये गाजर में पाया जाता है, ये चुकंदर के अंदर भी होता है, ये पालक के अंदर भी होता है, ये अंडे के अंदर भी आयरन की मात्रा अल्प मात्रा में होती है, एप्पल सेब वगैरह के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। आयरन जो होता है ये आयरन ये पाया जाता है हरी भरी सब्जियों में, गुड़ के अंदर। गुड़ आपने देखा है, गुड़ खाते रहते हैं, गुड़ के अंदर। चीनी के अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती, गुड़ के अंदर मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए एनीमिया जब किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो एनीमिक आदमी को गुड़ खाने की सलाह दी जाती है कि गुड़ खाओ, गुड़ का दलिया खाओ, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये हरी भरी चीज़ों के अंदर होगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। दही के अंदर भी आयरन की मात्रा होती है, किसमें? दही में। और इसके जो काम होते हैं वो काम है ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करवाता है। क्या बनवाता है ये? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। तो हमारे हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन से धातु तत्व की जरूरत पड़ती है? आयरन की। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये हीमोग्लोबिन नर के अंदर लगभग 15 से 18 ग्राम होना चाहिए, जबकि मादा के अंदर लगभग 12 से लेकर 15 ग्राम होना चाहिए। यानी एवरेज देखें तो लगभग ये 15 ग्राम परसेंटेज में इस हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। तो 15 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14, 15 ये ठीक रहता है। हीमोग्लोबिन 10 से कम होना ठीक नहीं है, कभी कभी बहुत कम होता है, तो इससे एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। कमी की वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया किसकी कमी की वजह से हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु पाया जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसमें भाग लेता है। ऑक्सीकरण का मतलब हमारे शरीर के अंदर श्वसन, तो श्वसन में भी सहायता करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर के अंदर जो श्वसन की क्रिया है उससे ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा बनती है तो उसके निर्माण के लिए हमें आयरन की भी ज़रूरत पड़ती है। भाई हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो श्वसन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम। और हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आयरन की कमी को बताएगा, और आयरन की कमी है इसका मतलब उसमें कौन सा रोग हो गया है? एनीमिया रोग हो गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आयोडीन, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये समुद्री जल से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। किस में मिलेगा ये? समुद्री जल। तो समुद्री जल के अंदर आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि भूरी शैवालों से प्राप्त होती है। इसके अलावा नमक, मछली, इनके अंदर भी होता है। ये नमक में भी होता है, ये मछलियों के अंदर भी होता है। मछलियों के अंदर ये काला नमक जो होता है उस काले नमक के अंदर भी पाया जाता है इसकी मात्रा। ये इसकी मात्रा जामुन के अंदर भी होती है। तो जामुन है, काला नमक है, समुद्री जल, नमक, इन सब के अंदर होता है। और इससे आयोडीन का काम होता है थायरोक्सिन के निर्माण में सहयोग करना।
कौन सा हार्मोन बनवाएगा ये? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है, उस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण का मुख्य घटक होता है आयोडीन। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो उसमें थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता, मतलब इसकी कमी की वजह से गलगंड रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? गलगंड या घेंगा रोग का कारण होता है। तो गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन नहीं बन पाएगा? थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। अतः उसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। उस थायराइड ग्रंथि में सूजन वाली बीमारी को क्या कहते हैं? गलगंड रोग कहते हैं। हम जानते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच आकृति की होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरोक्सिन की वजह से ही हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं तेज चलती हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर आयोडीन ही नहीं है, आयोडीन हमारे शरीर में प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम जरूरत पड़ती है। यदि किसी में 50 माइक्रोग्राम से कम आयोडीन मिल पा रहा है तो उसके शरीर के अंदर इस तरीके की बीमारी हो जाएंगी या इस ग्रंथि के अंदर सूजन आने लग जाती है, जो गलगंड या घेंगा या प्लूमर रोग को बताती है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है। Na सोडियम जो होता है ये हम नमक वगैरह खाते रहते हैं, दूध है, अंडे हैं, इनके अंदर इसकी मात्रा होती है। तो सबसे ज़्यादा तो हम क्या खाते हैं सोडियम की पूर्ति के लिए? नमक खाते हैं, NaCl खाते हैं। बाकी ये अंडे के अंदर भी पाया जाता है। ये सोडियम की मात्रा दूध के अंदर भी होती है। तो नमक की वजह से इसकी पूर्ति ज़्यादातर होती है। और सोडियम का काम होता है वास्तव में हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखना। चूँकि हम जानते हैं कि हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, उन न्यूरॉन्स से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। न्यूरॉन तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती हैं, उनकी वजह से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। उस तंत्र की क्रियाशीलता के लिए सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड तीनों आयनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है सोडियम की। तो सोडियम जो होता है वो हमारे शरीर में तंत्रिकीय संचरण में सहायता करता है, विद्युत अपघट्ट का संतुलन बनाता है। तो ये किस में सहायता करेगा? तंत्रिकीय संचरण। तो तंत्रिकाओं के संचरण में इसका रोल होता है। तंत्रिकीय संचरण में सहायक। तंत्रिकीय का मतलब नर्व कंडक्शन। क्या करवाएगा ये? नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन की क्रिया में ये सहायता करता है, यानी न्यूरॉन्स हमारे गति करते हैं। ये काम आता है हमारे शरीर के अंदर जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, उन विद्युत अपघट्टों को संतुलित बनाने में काम आता है। विद्युत अपघट्टों के संतुलन में, विद्युत अपघट्टों के संतुलन का कार्य करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के अंदर जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, यानी हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में कोशिका है, कोशिका से हमारा शरीर बना है और कोशिका के अंदर जो कुछ भरा रहता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के अंदर जो अन्य धातु तत्व हैं उन सबको मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है ये सोडियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों के ही काम लगभग सेम ही रहते हैं। ये इसकी ज़रूरत होती है हमारी मांसपेशियों के संकुचन में। किसमें? मांसपेशी संकुचन में भी होता है, क्योंकि मांसपेशी संकुचन में भी सहायता करता है। मांसपेशी का मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए मांसपेशी संकुचन में जिन तत्वों की ज़रूरत होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, लेकिन मांसपेशी हमारी तंत्रिकाओं से जुड़ती हैं, न्यूरॉन से जुड़ी हुई रहती हैं। जब तंत्रिका को कोई सूचना मिलती है तो पेशी काम करती है, पेशी की वजह से वो अंग हिलता डुलता है।
तो सूचनाओं का आदान प्रदान तो मस्तिष्क ही करवाता है, लेकिन वहाँ से जो सूचना आती है वो तंत्रिका लेकर आती है, वो पेशी पर जाती है और पेशी की वजह से वो अंग मूवमेंट करता है। जैसे पैर के अंदर यदि पैर के तलवे के अंदर कोई पिन चुभो दी जाए तो दर्द की वहाँ से सूचना को लेकर के कौन आएगी? तंत्रिका लेकर आती है। वो तंत्रिकाएं जो होती हैं वो तंत्रिकाएं ब्रेन में सूचना पहुंचाती हैं, फिर वो ब्रेन उससे वापस सूचना को संघ तक लेकर जाता है, पेशी में संकुचन हो जाता है, संकुचन होते ही हमारा पैर एकदम से हट जाता है। तो गतिशीलता का कारण होता है पेशी, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है तंत्रिका, और इन तंत्रिकाओं के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें सोडियम और पोटेशियम की। तो नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है के। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है ये सभी खाद्य पदार्थों के अंदर पाया जाता है, यानी कि नॉर्मल जो खाद्य पदार्थ हैं वो ज़्यादातर में ये पाया जाता है। तो लगभग सभी खाद्य पदार्थों के अंदर पोटेशियम उपस्थित होता है, कोई स्पेशल इसका सोर्स नहीं है, और इसके जो कार्य होते हैं वो ज़्यादातर वही होते हैं जो सोडियम के होते हैं, यानी कि सोडियम के समान, सोडियम के समान कार्य करता है। सोडियम में जो भी आपने लिखे हैं, यानी कि ये तंत्रिका संचरण में सहायता करता है, विद्युत अपघट्ट में सहायता करता है, मांसपेशियों के संकुचन में, ये इसी के जैसे कार्य है सोडियम पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये तीनों एक जैसा ही कार्य करते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम में भी हैं, ये हमारी पेशियों की मांसपेशियों के अंदर भी हैं, ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में भी होते हैं। मैं बोल पा रहा हूँ, ये मेरे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की वजह से मेरी तंत्रिका काम कर रही हैं। आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सब सोडियम पोटेशियम की वजह से है। यदि सोडियम पोटेशियम काम नहीं करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये आपके न्यूरॉन्स की वजह से है, और न्यूरॉन्स को सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड चलाते हैं। इनमें भी एक तत्व पूछे तो सोडियम सबसे मेजर तत्व होता है जो हमारी तंत्रिकाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा देखें तो फास्फोरस, नेक्स्ट देखें तो कौन सा मिलेगा? फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस यानी कि पी। फास्फोरस जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर हरी सब्जी वगैरह हैं, सूखे मेवे, लीवर, किडनी, इनके अंदर, तो ये इसकी जो मेजर मात्रा मिलती है वो हरी सब्जी के अंदर मिलती है, या हम जो ड्राई फ्रूट खाते हैं उन ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिलता है, या लीवर, यकृत की वजह से भी, लीवर की वजह से, किडनी की वजह से, इनके अंदर इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिलती है इनकी वजह से। और इससे एटीपी जो फास्फोरस है, ये कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डी दांतों के अंदर मिलता है। ये किस में मिलेगा? हड्डी और दांत, हड्डी और दांतों में अधिकता में मिलेगा। तो हड्डी और दांतों में कठोरता का कारण होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, यानी हड्डी और दांतों में सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे भाई? कैल्शियम मिलेगा और उधर फास्फोरस मिलेगा। इनकी वजह से हमारे हड्डी और दांत शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। हमारे सबसे कठोर ऊतक यदि बोलते हैं तो हमारी हड्डी होती हैं। तो अपन यूँ लिख सकते हैं कि ये एटीपी निर्माण करवाते हैं, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि ये क्या होती है? एटीपी हमारे शरीर के अंदर होती है ऊर्जा। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने के लिए भी हमें फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। यदि किसी के शरीर के अंदर फास्फोरस ही नहीं है तो उसके शरीर के अंदर एटीपी या ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये ऊर्जा निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। आपको याद रखना है कि हमारी जो हड्डी होती हैं वो हड्डी अस्थि, नोट डाल करके लिख सकते हैं, अस्थि, बोन्स या अस्थि सबसे कठोर ऊतक होते हैं, सबसे कठोर
ऊतक होते हैं। याद रखना है, इनेमल कहाँ पाया जाता है? दांत पर। सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। और दांत सबसे कठोर अंग होता है। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? दांत। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल। सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? अस्थि होती हैं। क्लियर बात? अस्थि होती हैं। आपने जब पहले अपन पढ़ रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैं, ये हमारे शरीर के अंदर कहलाते हैं फ्रेमवर्क तत्व। क्या कहते हैं इनको? फ्रेमवर्क तत्व कहते हैं। फ्रेमवर्क तत्व यानी कि इन्हें आधारभूत तत्व कहा जाता है। आधारभूत तत्व होते हैं, फंडामेंटल तत्व होते हैं ये। क्योंकि ये किस में मिलेंगे आपको? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी हमें मिलेंगे, ये हमारी वसा के रूप में भी हमें मिलेंगे, ये हमारे शरीर में प्रोटीन्स के रूप में भी मिल जाएंगे, ये हमारे शरीर में जल के रूप में भी मिलेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें ये सभी में मिल जाते हैं। इसीलिए इन्हें फंडामेंटल एलिमेंट कहते हैं, आधारभूत ऊतक हैं। इनमें से यदि एक पूछा जाए तो आपको ऑक्सीजन टिक करना है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व का उदाहरण है। तो ये मैंने ऐसे तत्व लिखे हैं जो मेजर रूप में होते हैं और इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी की वजह से डिजीज हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कार्य क्या है खनिज लवणों का? तो हमारे शरीर के अंदर ये निर्माणकारी घटक होते हैं, ये उपापचय क्रियाओं का निर्माण करते हैं, ये हार्मोन्स, एंजाइम में भी उपस्थित होते हैं, ये मेटाबॉलिक क्रियाएं जितनी भी शरीर के अंदर होती हैं उन सबसे संबंधित होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। विशेषकर एग्जाम में आयरन और कैल्शियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको भी याद रखना है, आयरन और कैल्शियम ये इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा पेपरों में कैल्शियम और आयरन से रिलेटेड ही बातें पूछी जाती हैं, बाकी से रिलेटेड थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम आता है। अब देख लेते हैं पानी से रिलेटेड। पानी H2O, और पानी क्या है? यौगिक। किसका उदाहरण है ये? यौगिक का उदाहरण होता है पानी। किस किस से मिलकर बना है भाई? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात से बना है। हमारे शरीर में सामान्य मात्रा ये लगभग 70% से लेकर 90% तक भी हो सकती है। एवरेज ज़्यादातर ये 75-80% तक मिलता है। तो ये 75, 75, 80 इस बीच में कोई आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। हमारे शरीर में रक्त प्लाज्मा में पानी की जो मात्रा होती है वो लगभग 90 से 92% पानी होता है। 90 से 92% पानी होता है। हमारे पेशी के अंदर, तो मानव पेशियों के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, पेशियों में लगभग 75% पानी पाया जाता है। मानव लार के अंदर देखें तो मानव लार में पानी की मात्रा लगभग 99% होती है। मानव मूत्र के अंदर यदि मानव मूत्र में पानी की मात्रा देखें तो लगभग 96% पानी की मात्रा होती है। तो मूत्र के अंदर 96% पानी होता है। हमारे दांत के इनेमल में पानी देखें तो दांत के इनेमल में पानी की मात्रा सबसे कम होती है। इनेमल में पानी मात्र 4 से लेकर 5% होता है न्यूनतम।
तो मानव शरीर में सबसे कम पानी कहाँ पर मिलता है? ये इनेमल के अंदर। इनेमल कहाँ पाया जाता है? इनेमल मिलेगा अपने दांत के ऊपर। तो ये पानी की मात्रा अलग अलग जगह पर है। और जो पानी है, इस पानी का काम की बात करें तो पानी का कार्य होता है हमारे कोशिका में उत्तेजनशीलता व संवेदनशीलता बनाए रखना। तो हमारी कोशिका के अंदर संवेदनशीलता, उत्तेजन एक्साइटेबिलिटी, तो एक्साइटेबिलिटी होती है या सेंसिटिविटी होती है। वो सेंसिटिविटी किसकी वजह से होती है भाई? तो ये पानी की वजह से होती है। यदि शरीर के अंदर पानी नहीं होगा तो हमारी कोशिका की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। हमारे शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो सबके घुलनशीलता में काम आता है। ये सार्वत्रिक विलायक का कार्य भी करता है। सार्वत्रिक विलायक, तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि जो भी चीज़ें हैं अपने शरीर के अंदर वो सब इसमें घुलनशील रहती हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर विद्युत अपघट्ट का निर्माण करता है। किसका? विद्युत अपघट्ट का निर्माण करता है। तो विद्युत अपघट्ट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सब किसके अंदर मिलते हैं? ये भी पानी के अंदर। यानी सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सब किस में घुलनशील रहते हैं? ये पानी के अंदर रहते हैं। इससे मिलकर के एक विद्युत अपघट्ट का निर्माण होता है। तो विद्युत अपघट्ट की निर्माण में इसका रोल। सार्वत्रिक विलायक, हमारे शरीर के हर जगह पर लार है। लार के अंदर धातु तत्व भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, सब लार में पाए जाते हैं। ये पानी के अंदर होता है। लार में 99% पानी की मात्रा। हमारा जो जठर रस है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, आमाशय से स्रावित होता है, जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, उसमें भी लगभग 98% पानी होता है। अग्नाशय रस जो पैंक्रियाटिक जूस जिसे मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली पाचक रस कहा जाता है, उसमें भी पानी की मात्रा लगभग 99% तक होती है। मतलब कहने का कि हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं उन सब में क्या पाया जाएगा? मेजर पानी होता है। एंजाइम्स व हार्मोन सभी का मुख्य घटक कौन होता है? पानी होता है। क्योंकि ये सब किस में घुलनशील रहते हैं? पानी। यदि शरीर के अंदर पानी की हो जाती है कमी, शरीर में पानी की क्या हो जाए? कमी हो जाती है। तो पानी की कमी से, यदि किसी में पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी से हो जाता है निर्जलीकरण। क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन, तो पानी की किसी के शरीर के अंदर कमी है तो उसमें निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यदि पानी की किसी में कमी रहती है तो कोशिका की क्रियाशीलता घट जाती है। कोशिका की क्रियाशीलता घट जाती है। तो सेल के अंदर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में जब अपने शरीर में पानी नहीं होगा तो इसका मतलब ब्लड का कंपोजिशन खराब हो जाएगा, यूरिन कंपोजिशन खराब, लार का कंपोजिशन खराब, या विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं उनका संगठन खराब हो जाएगा। जिसकी वजह से आपने देखा होगा पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है तो जी मचलने लग जाता है, लिप्स सूखने लग जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता। क्योंकि कोशिका के अंदर जो ज़्यादातर घटक है, अप्रोक्स हमारा लगभग 70-75% पार्ट है वो तो पानी का ही होता है। हमारे शरीर का जितना भी भार है उसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। इसीलिए कोशिका की क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। कोशिका की एक्साइटेबिलिटी, तुरंत एक्शन लेने की जो प्रॉपर्टी होती है वो घट जाएगी। कोशिका जजमेंट नहीं कर पाएगी। न्यूरॉन्स जो होते हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा मस्तिष्क काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए हुए हैं, इनकी सबकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी, मतलब कोशिका की क्रियाशीलता घट जाएगी। उत्तेजनशीलता, संवेदनशीलता कम हो जाएगी। उत्तेजनशीलता व संवेदनशीलता घटेगी, में क्या हो जाएगी? कमी। उत्तेजनशीलता में कमी यानी कि त्वचा शुष्क हो जाएगी, स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई। स्किन के अंदर दरारें पड़ने लग जाती हैं जो पानी की कमी की वजह से होती हैं। तो इसीलिए हमारे पानी की शरीर में कमी होती है तो स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, स्किन में डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन के इन्फेक्शन बढ़ने लगेंगे। क्योंकि जो इन्फेक्शंस होते हैं आपने देखा होगा या हम जानते हैं कि जब भी कोई बीमारी होती है तब उसे ज़्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। कोरोना जैसी बीमारी में बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ेगी, क्योंकि ये जितनी भी इम्यूनिटी है वो सब पानी की वजह से ही तो होती है। पानी हमारे शरीर का निर्माणकारी घटक भी है, रोगों से प्रोटेक्शन का काम करता है। पर्याप्त मात्रा में कोशिका में पानी है तो विद्युत अपघट्ट भी काम अच्छे से करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में काम करेंगी। हमारे शरीर के अंदर इधर उधर जो इलेक्ट्रोलाइट्स जहाँ पर जिनकी जितनी स्पीड में रिक्वायरमेंट है वो सब इधर उधर पर्याप्त मात्रा में फैल पाएंगे। तो ये अपने पानी से रिलेटेड कुछ बातें पेपरों में आती रहती हैं, उससे रिलेटेड अपने चर्चा की। पानी लगभग कितना होना चाहिए? तो ये H2O ये शरीर के अंदर लगभग 70 से 90%, रक्त प्लाज्मा में पानी 90 से 92%, पेशी के अंदर 75%, मानव लार में इतना और मूत्र के अंदर इतना होता है। इनेमल में सबसे कम रहता है, ध्यान रखें, इनेमल में सबसे कम पानी की मात्रा होती है। अपना जो ये जो पानी है, इस पानी का निर्माण किससे होगा? तो देखिए पानी का निर्माण होता है H2 + O2 से। किससे? H2O2 से मिलकर बन जाता है H2O। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये गैसें हैं और वो क्या है? ये द्रव है। तो ये दोनों गैसें हैं, जब एक निश्चित अनुपात में मिल जाता है तो पानी द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसके लिए तापमान का मान कम और दाब का मान ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न उठाते हैं कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो परमाणु का जो अनुपात होता है, परमाणुओं का अनुपात पानी में, तो देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना? 1। इसलिए अनुपात कितना हो गया? 2:1 होता है। एक प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात कितना होता है? परमाणु भारों का अनुपात। परमाणु भारों का अनुपात की बात करें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो भार होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 हैं तो 1 का होता है 2, 1 तो 2 का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो 1 का कितना होता है? 16। इसको यदि काटा तो अनुपात आ जाएगा 1:8। ये परमाणु भारों का अनुपात है, मॉलिक्यूलर वेट का है, वो परमाणु का अनुपात, एटॉमिक वेट है वो वहाँ पर परमाणु का है। तो इसमें जितने परमाणु भाग लेते हैं उनको तो सिंपल, लेकिन परमाणु भार निकालते हैं तो उसमें इनके परमाणु भार थोड़े से याद रखने पड़ते हैं। यदि आपसे पानी का अणुभार पूछ लिया जाए कि पानी का अणुभार कितना होता है, अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो देखिए हाइड्रोजन के तो होते हैं 2 और ऑक्सीजन के होते हैं 16, इसलिए दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 18। तो पानी का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात 1:8 और परमाणु का अनुपात होता है 2:1 होता है। तो ये अपन ने पानी, खनिज तत्व, इनसे संबंधित अपन ने चर्चाएं की। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।